आज की हमारी कहानी का शीर्षक है इस्तीफ़ा। ये कहानी गुलाम भारत के एक ऐसे साहसी व्यक्ति की कहानी है जो अपने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए अपने अंग्रेज मालिक की सारी जैकती हंसाता था। मगर एक दिन कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है, परंतु फतेह चंद के विषय में ये बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हार चंद कहा जाए तो गलत ना होगा। दफ्तर में हार, घर में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशा ही थी। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे, आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके हुए, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आ जाते। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया एवं लोक परलोक जो कुछ था वो दफ्तर था। वो नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। जाड़े के दिन थे, आकाश में कुछ कुछ बादल छाए हुए थे। आज फतेह चंद 5:30 बजे दफ्तर से घर लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वो प्रतिदिन की तरह चारपाई पर चुपचाप लेटे ही थे कि बाहर से किसी ने पुकारा। उनकी छोटी लड़की ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। फतेह चंद की पत्नी शारदा बोली, क्या काम है? अभी दफ्तर से आए ही और बुलावा भी आ गया? चपरासी ने कहा, कोई बड़ा जरूरी काम है, साहब ने बुलवाया है। फतेह चंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कुछ नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेह चंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। कहकर पत्नी एक प्लेट में थोड़ी सी दालमोट और सेव ले आई। फतेह चंद ने जल्दी जल्दी दालमोट की 2-3 फाकियाँ लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, आप जरा लपक कर चलिए, नहीं तो जाते ही डांट पड़ेगी। फतेह चंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की तरह ही, चाहे साहब डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता। तुम जाओ, मैं आता हूँ। कहकर वह सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गया। कमजोरी से शरीर कांप रहा था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले में पहुंचे। उस समय साहब बंगले में टहल रहे थे। चपरासी को देखते ही आंख निकालकर बोले, इतनी देर कहाँ हो गई? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वे आए तभी ना, मैं तो दौड़ा चला आ रहा हूँ। इतने में फतेह चंद भी वहाँ पहुँचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेह चंद ने सहम कर कहा, हुजूर, अभी अभी दफ्तर से तो गया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, पुनः हाजिर हो गया। साहब, चुप रहो, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेह चंद, जब मैंने कोई कसूर किया ही नहीं। साहब, चपरासी, इसका कान पकड़ो। चपरासी ने दबी आवाज़ में कहा, हुजूर, ये भी मेरे साहब हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ सकता हूँ? साहब कहते हैं, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो तुम्हें हंटर से मारेगा। साहब अब क्रोध को बर्दाश्त न कर सके, हंटर लेकर दौड़े। अभी तक चुपचाप खड़ा चपरासी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फतेह चंद अभी भी चुपचाप खड़े थे। चपरासी को ना पाकर साहब उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिलाता हुआ बोला, तुम गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल ले आओ। फतेह चंद ने कान सहलाते हुए कहा, कौन सी फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं है, हम फाइल मांगता है। साहब बोला। फतेह चंद ने कान सहलाते हुए कहा, अब कौन सी फाइल मांग रहे हैं? साहब, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ, दौड़ कर जाओ और लाओ। फतेह चंद ने कहा, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। तब साहब बोले, ओह, तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुम्हें दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर उन्होंने फतेह चंद को दौड़ा दिया। ये कहते हुए साहब हंटर दिखाने लगे। फतेह चंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेह चंद दफ्तर ना गए, जाकर करते भी क्या? साहब ने फाइल का नाम तो बताया ही नहीं था। शायद नशे में भूल गए थे। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी थी। आज फतेह चंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर इतना दुख हुआ जितना उन्हें और कभी ना हुआ था। घर पहुंचते ही शारदा ने पूछा, साहब ने किस लिए बुलाया था, बड़ी देर कर दी?
फतेह चंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, उसे नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियाँ दी, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए था कि क्यों देर कर दी। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने के लिए कहा। चपरासी बहुत शरीफ था, उसने साफ कर दिया कि हुजूर मुझसे ये काम ना होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है। वो उसी वक्त वहाँ से सलाम करके चला गया। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, यही तो बहादुरी है, तुमने उस साहब को फटकारा क्यों नहीं। फतेह चंद ने कहा, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई है। वो छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला, उसने मुझे छड़ियाँ जमाई, मैं भी उसे कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच, इतना सा मुंह हो गया था उसका, देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत नहीं होगा कि किसी बाबू को वो गाली दे। फतेह चंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो मुझे गोली मार देता तो फिर तुम लोग कहाँ जाते। शारदा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती वहाँ जाते। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ मान सम्मान है। सम्मान गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए हो तो मैं गर्व से फूली नहीं समा रही हूँ। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। फतेह चंद उसी समय उठकर चल दिए। शारदा पुकारती रही, कहाँ जाते हो, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो। फतेह चंद दीवाने होकर जोश से घर से निकल पड़े। वे फिर से साहब की बंगले की तरफ जा रहे थे। डरे हुए नहीं बल्कि पक्का इरादा उनके चेहरे पर झलक रहा था। उनके पैरों में वो कमजोरी, आंखों में वो बेबसी ना थी। उनकी काया पलट हो गई थी। वो कमज़ोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत से भरा हुआ और मजबूत। मन में दृढ़ संकल्प था, अपमान का बदला अपमान। उस वक्त रात के 9 बजे थे। साहब खाने की मेज़ पर बैठे ही थे, मगर फतेह चंद ने आज उनके मेज़ पर से उठ जाने का इंतज़ार न किया। वे चीख उठा करके अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर कालीन बिछी हुई थी। साहब बहादुर उनकी तरफ क्रोध भरी नज़रों से देखकर कहा, तुम क्यों आया है, बाहर जाओ, अंदर क्यों चला आया। फतेह चंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, आपने मुझसे अभी फाइल मांगा था ना, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊंगा। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेह चंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, ये मनुष्य इस समय मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेह चंद साहब के पासंग में भी नहीं थे, लेकिन यह निश्चय था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। हाथापाई करने में यद्यपि साहब के जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बिठे बिठाए डंडा खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का आदेश। माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत से फतेह चंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह का बच ना सकते। एक बुद्धिमान और दूरंदेशी आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओह, हम समझ गया, आप हमसे नाराज़ हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज़ हैं? फतेह चंद ने कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे, क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने आपका कान पकड़ा था? क्या मजाक है, क्या मैं पागल हूँ? फतेह चंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर ने भी देखा है। साहब, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था, बेरा ने हमें बहुत दे दिया था, हमें कुछ खबर ही नहीं। माय गॉड। फतेह चंद, नशे में आकर अगर आपने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मर ना जाता? अगर आपको नशा था और नशे में सब कुछ माफ़ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला। ये तो आपने कान पकड़ने को कहा, फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, नहीं तो अभी डंडे से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपकी बात बुरा लगा है तो हमें माफ़ कर दो। फतेह चंद, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से तो इतनी जिल्लत ना सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेह चंद के हाथ से डंडा छीन ले, लेकिन फतेह चंद गाफिल ना थे। साहब मेज से उठ ना पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर वार किया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भरना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेह चंद, इसकी मुझे परवाह नहीं। अगर आज मैंने
तुम्हें बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी ना करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ते ही वाला है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर से जैसे ही डंडा उठाया, साहब कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर भी कभी किसी को गाली ना दोगे? कभी नहीं। अगर फिर ऐसा किया तो समझ लेना कि मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। हम किसी को गाली नहीं देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आज से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं इस इस्तीफ़े में ये लिखकर भेजूँगा कि आपने मुझे गालियाँ दी थी, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब, आप इस्तीफ़ा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे कृतज्ञ व्यक्ति के पास मुझे नौकरी नहीं करना। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर की ओर चल दिए। आज उन्हें सच्ची विजय का अनुभव हुआ। उन्हें आज से पहले कभी ऐसी खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। आज़ाद भारत की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था।